आपने अपने बारे में बिल्कुल सही कहा था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये जो राम भक्ति में आपकी दीवानगी है और सियासत का पागलपन तो हम सब ने देखा। दरअसल जो मनुष्य है ना, उसको अपने की बजाय ईश्वर की सुननी चाहिए, यूनिवर्स की सुननी चाहिए। हम अक्सर अपने आप को सुनते हैं तो असंगत हो जाती है ताल। जैसे 10 लोग तबला बजा रहे हों और 9 लोग एक जैसा बजा रहे हों और एक बीच में कुछ भी बजा रहा हो, तो वो 9 सुनाई नहीं देते, वो जो एक सुनाई देता है। जैसे ये धमनियाँ हैं, इनमें रक्त की ताल है, ये असंगत हो जाए तो डॉक्टर तुरंत चिंतित हो जाता है कि यार कहीं बीट छूट रही है। हृदय पर आला रखते ही अगर एक जरा-सा भी एक फ्रैक्शन टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए, तो वो कहता है भाई कहीं प्रॉब्लम है, तुरंत ज़रा एंजियोग्राफी करो। तो जब आप अपने अस्तित्व की ताल से असंगत होने पर मर सकते हैं, अप्रासंगिक हो सकते हैं, तो जो ईश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसका आप अंश हैं, उसकी ताल से असंगत होने पर आप कितने अप्रासंगिक हो सकते हैं। तो मैंने सदा स्वयं को नियति की ताल से संपृक्त रखता है। नियति ताल जैसे चलाती है वैसे मैं चलता हूँ। इसीलिए ना मुझे पता होता है कि आगे क्या करूँगा, ना मेरे सुनने चाहने वालों को पता होता है, ना मेरे विरोधियों को पता होता है। ये कोई सोचा-समझा नहीं है। ये बहाव है कि यूनिवर्स घूम रहा है, गोल-गोल घूम रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं ये छोड़ दो, ये नहीं करना। ये करना है, करो, करने लगे। उसी में आनंद आ रहा है। मैंने हरिवंश राय बच्चन साहब की कहीं एक लाइन पढ़ी थी, आप भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। मन का होता है तो हम चुनते हैं, नहीं होता है तो वो चुनता है। हमको आपका जीवन देख के वही लगता है कि आप सब कुछ आपने नहीं चुना, कई सारा ऊपर वाला चुनता चला जा रहा है। और इसीलिए आज एक सवाल मन में आ रहा है कि कुमार विश्वास अपने आप को किस रूप में देखते हैं, या बस गंगा की धारा की तरह बहते जा रहे हैं? हमारे एक कवि की पंक्ति है कि पाप पुण्य जो भी किया, किया पूरे मन से। जैसे रावण को तो पहले दिन पता था कि आ गया वो जिसके हाथों जाना है अब। जब खरदूषण मारे गए, तब तो राम शिष्यत्व भाव में थे। तब तो महापराक्रमी राम पर पूरे विश्व ने मोहर भी नहीं लगाई थी। तब तो एक योग्य गुरु ने अपनी गुरुता के हस्तांतरण के लिए पात्र चुना था बस। और उसे लगा था क्योंकि उस जमाने में 2 लैब डिफेंस की सबसे बड़ी थी। एक उत्तरापथ की लैब थी जिसे विश्वामित्र जी हेड करते थे, महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि विश्वामित्र। और एक दक्षिण की लैब थी डिफेंस की, जिसको महर्षि अगस्त, जिन्होंने विद्युत के बारे में और बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं के बारे में अद्भुत लिखा पढ़ा है। दोनों ही अपनी अपनी आयु से ऊब चुके थे और दोनों को लगता था कि अब उनमें वो आयु का तेज नहीं है जिसे वो कर सकें, या अपनी गुरुता के भार से दबे थे कि वे स्वयं नहीं कर सकते। तो वो योग्य पात्र ढूंढ रहे थे और उस ढूंढ में सबसे पहले सफल रहे विश्वामित्र, जो लेके आए, उनको अपने घर से निकाल के लाए 15 वर्ष के एक तेजस्वी राजकुमार को, और उन्होंने खरदूषण को मारा। तो जब मंदोदरी ने चिंतित देखा रावण को, तो रावण ने कहा कि आ गया है वो। मानस में बाबा कहते हैं कि रावण ने कहा खरदूषण मोह सम बलवंता, मेरे ही समान बलवान है, कम ज्यादा नहीं कहा, बिल्कुल मेरे जैसे। तिन्हें को मारे बिन भगवंता, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। लेकिन रावण जो है वो राम कहता हुआ मरा। ऐसे ही दुर्योधन भी, जिसे पता था कि सामने ईश्वर है, उन्होंने कहा 5 गांव दे दे, बोला सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, सुई की अगली नौक के बराबर नहीं दूंगा। और कहा कि भगवान है, बांध। लोगों ने कहा ईश्वर है, विदुर ने कहा ईश्वर है, ने कहा नहीं, जो भी हो बांधो। भगवान ने भी उसको विराट रूप दिखाया। वो सीधा स्वर्ग गया। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्मी है। उसने अपने अंदर जो अनुभव किया है उसको वो बाहर प्रकट कर रहा है। बहुत सारे लोग स्वधर्म में नहीं जीते। नहीं, तो यहीं पर सर मेरा अगला क्वेश्चन आ गया। जी। सोशल मीडिया का आज का दौर जो है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक जो हाईली ओपिनियटेड है, वो दुर्योधन की तरह, उन्हें क्लैरिटी है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा है अच्छा कर रहे हो, एक आदमी कह रहा है गलत कर रहे हो। और एक वो है जो दोनों तरफ दाएं बाएं खेलते रहते हैं। तो आज के दौर में दुर्योधन होना सही है कि पांडव होना सही? क्योंकि लोग, आप जैसा आपने कहा कि दुर्योधन मरे तो सीधे गए, पांडव भटक भटक के गए। नहीं, किसी भी दौर में पांडव होना सही है, किसी भी दौर में राम होना सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रावण को जस्टिफाई कर रहा हूँ, दुर्योधन को जस्टिफाई कर रहा हूँ। दुर्योधन से संवाद ही ठीक नहीं हुआ, दुर्योधन की परवरिश ही ठीक नहीं हुई। दुर्योधन का दोष नहीं है, दुर्योधन को दुर्योधन बनाने वाले शकुनियों का दोष है। मेरे साथ जो लोग दुर्योधन हुए उनका दोष नहीं था, वो दुर्योधन नहीं थे। जी। उनके साथ जो शकुनी थे, जिनमें से कुछ आपके पेशे से थे, हम्म। उनका दोष है, जिन्होंने समझाया कि बॉस होता है ऑफिस में, नीचे वालों को दाब के रखो, ऊपर वालों को बहका के रखो और ऐसे ही चलाते रहो। कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलती है पार्टी, तो संगठन तो ऐसे ही चलता है, एक की दबदबा होना चाहिए। यहाँ से तो स्वराज से तानाशाही प्रकट हुई, वरना पहले तो स्वराज थी किताब। तो दुर्योधन और बुरा नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप अपनी प्रज्ञा को स्थित रखते हुए
सत्य और असत्य के विषय में जानकारी करते रहें, गुरुजनों से, ग्रंथों से, अनुभवों से सीखते रहें और फिर निर्णय लें। मैं ये कह रहा हूं केवल। हाँ, पर आप अवसरवादी बनकर इधर उधर बोलते रहें। जैसे बंगाल की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है, तो बंगाल की जो मुखरतम आवाजें हैं खामोश बोलने है वाली, आज। वो खामोश है। जब भारतीय जनता पार्टी या उसके परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ ये होता है, तो उस समय संसद में हंगामा मचाने वालों की स्मृति चली जाती है। जब समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति का होता है, तो अपने नाम में पति का नाम ना आ जाए कहने वाली जो विजयी आवाज हैं, वो खामोश हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो कौन स्त्रियां हैं? वो पार्टी की स्त्रियां हैं। वो स्त्रियों की स्त्रियां नहीं है। वो स्त्री का दर्द नहीं समझती। वो नेता का दर्द समझती हैं, पार्टी का दर्द समझती हैं, वोट समझती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुटिलता है, जैसे हमें लेके भी बहुत कंफ्यूज लोग रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हो कि दिवाली पे वहां गए हो, सीमा पर गए, और हाथरस पे आप चिल्लाने पड़ते हो, पूरा वो निकाल देते हो, वीडियो निकाल देते हो। चूड़ी वालों को पीट देते हैं कुछ लोग वहां, तो आप मुख्यमंत्री को टैग कर देते हो। इधर के किधर के किधर के भाई, क्यों किधर के? सत्य जिधर का उधर के हैं। सो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा दुर्योधन जस्टिफाई है। दुर्योधन के अपराधी तो शकुनी है, दुर्योधन का अपराधी तो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन के अपराधी तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए भीष्म पितामह हैं, जो इतने महान होने के बाद कि कृष्ण उन्हें आदर देते हैं, उन्हें अपने जीवित रहते ही वंश का नाश देखना पड़ा और शरशैया पर लेटना पड़ा। अगर किसी कुलवधु के चीरहरण पर आप तथाकथित राज सिंहासन की बाध्यताओं से बंधे रहकर चुप हो जाएंगे, तो आप कितने भी बड़े भीष्म पितामह हो, कितने भी बड़े गंगा पुत्र हो और कितने भी बड़े तपस्वी हों, आपको शरशैया पर लेटना पड़ेगा। हालांकि जिन्होंने आपके साथ शकुनी काम किया था वो भी आजकल सत्य की तलाश में ही है। चलिए, वो तो खैर उनका सत्य लेकिन उन्हें एक मिलेगा। सवाल फिर मेरे मन में आता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अब अच्छा ही हुआ ना सर, वरना आप भी शायद तिहाड़ से लौट रहे होते। आजकल आपके कई मित्र बाहर निकले हैं। देखिए, पहली बात तो तिहाड़ जाना या जेल जाना कोई खराब बात नहीं है। नेल्सन मंडेला भी जेल गए, बापू भी जेल गए, नेहरू जी तो 9 साल से ज़्यादा समय जेल में रहे। सुबह-सुबह आजकल गलियर लोग मिलते हैं ना, नेहरू को गाली देते हैं सुबह-सुबह। उनको पता नहीं है कि 9 साल कुछ महीने नेहरू जी जेल में रहे। अगर आप वीर सावरकर जी की काल कोठरी देख के आए, मैं देख के आया हूँ, 2 बार मैं उसके अंदर बैठ के आया हूँ, वहाँ प्रार्थना करके आया हूँ, मैंने स्पंदन अनुभव किया है। तो कैसे उस पूरे नरनाहन ने और उसके पूरे परिवार ने, चापेकर बंधुओं ने, तो जेल तो कोई खराब बात नहीं है। लेकिन लोक मंगल के लिए अगर जेल हो रही है, जनता के कष्ट निवारण के लिए हो रही है, सत्य की रक्षा के लिए अगर हो रही है, अगर पृथ्वी पर किसी कृष्ण के आगमन की योजना बनाने के लिए माता पिता जेल में हैं, तो ठीक है। पर ये चोरी चकारी, ये दारू के घोटाले, ये सब इसके लिए आप जेल में पड़े हुए हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये तो नीचताएं हैं। आपकी मुलाकात हुई, आपके 40 साल पुराने मित्र हैं, कक्षा 1 से आपकी मित्रता रही है। वो किस्सा भी हम सब ने जब पहली बार सुना था आपके घर का, कि खाना खाते हुए और वो जो संवाद था कि ताकत आज तो है, समय हाँ, बदलता है। समय बदलता है, पता नहीं, मैं इससे असंपृक्त हो गया हूँ। देखिए क्या है, जब आप आईना देखते हैं तो पुरानी चोटों के निशान आपको दिखते, दुनिया को नहीं दिखते। आपके चेहरे पर भी जो आपके निशान बचपन में लगे होंगे ना, बॉल लगते हुए, प्रकार लगते हुए, आपको पता होंगे कि यहाँ लगा था, मुझे नहीं पता है वो। तो मुझे तो मेरे निशान पता है ना। मैं जब वक्त के आईने में खुद का चेहरा देखता हूँ, तो मुझे लोगों के छल, लोगों के धोखे, उनकी नीचताएं, उनकी अहंकारी नज़रें सब याद आती हैं। लेकिन मैं बाहर से प्रकृति से रहता हूँ, मैं समझता हूँ यही था, यही जीवन था। इसने मुझे पकाया, इसने मुझे सिखाया। जैसे गुरु सिखाता है शिष्य को, जैसे कुम्हार हमारा प्रजापति, वो जब हाथ अंदर लगाकर अपने मटके को ठीक करता है, ऐसे ही हाथ लगा राम जी का और ताप लगा इस धोखे का, और उससे जगत के मंगल का जल रखने वाली एक सुराही का निर्माण हुआ, एक घड़े का निर्माण हुआ, जिससे भाषा निकलती है, सरस्वती निकलती है। लोगों के स्वस्ति वाचन में, लोगों के मंगल में लोग प्रसन्न होते हैं। नहीं तो इस घटना ने आपको क्या सिखाया? जैसे कि जब मैं दूर के नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे वक़्त की ताकत दिखाई पड़ती है। वो संवाद, क्योंकि बड़ा भावुक संवाद था एक इंटरव्यू में जब आप चर्चा कर रहे थे, और तब भी हमने सुना और मुझे वो एहसास, वो दर्द वो आपकी आवाज़ में महसूस हो रहा था कि आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, बचपन का मित्र बैठा है और आपकी पत्नी कहती हैं ताकत सदा तो तो नहीं रहती। सदा तो नहीं रहती, पर अभी तो है अभी भाभी तो जी। है। और फिर मैं वो दौर देखता हूँ कि आपके मित्र जेल जाते हैं, उनकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब होती है, बड़ी खबरें आती हैं, बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकले हैं। एक और मित्र अभी भी आपके जेल में हैं, बाकी जो हैं सब खामोश होके बैठे हैं। वो क्रांति की मशाल जो जलाई गई थी, वो भ्रष्टाचार के रूप में जेल में आ रही। तो ये क्या आपको सिखाता है? क्योंकि वक़्त की ताकत भी बड़ी इसमें बड़ी, मुझे लगता है बहुत सारी सीख इस घटनाओं में है। देखिए क्या है ना, महाभारत के युद्ध में
दुर्योधन का अहंकार प्रासंगिक नहीं है, पांडवों में भीम का क्रोध प्रासंगिक नहीं है, युधिष्ठिर का धैर्य प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक है सत्य और असत्य की लड़ाई। तो इस पूरे जो आपने अभी समुद्र मंथन बताया, इसमें किसी एक व्यक्ति कोई प्रासंगिक नहीं है कि वो जेल चला गया, कि वो जेल में है, कि मैं बाहर लोगों का आदर स्नेह पा रहा हूँ, ये प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये है कि एक विश्वास की हत्या, प्रासंगिक ये है कि आशा की हत्या। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, बिहार में प्रशांत काम कर रहे हैं, मुझे उनसे बड़ी आशा है। मुझे इनमें एक बड़ा तेजस्वी युवक दिखाई देता है जो बिहार का दर्द जी रहा है। विदेश गया था, पढ़ा, चुनाव प्रबंधन किया, जाना उसने, उसे लगा कि मुझे अपने प्रदेश में भी काम करना चाहिए। और एक टिपिकल मॉडल है कि वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन पर भी लोग शंका कर रहे होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसी तरह का मॉडल अपना के लोगों के विश्वास को तोड़ दिया है, लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। आपने सुदर्शन जी की कहानी पढ़ी होगी, जीत की हार। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और वहां के एक सबसे बड़े डाकू को पसंद आ गया, खड़क सिंह को। उसने कहा मुझे दे दीजिए बाबा जी, बादल नाम का घोड़ा था। उन्होंने कहा तो नहीं दूंगा। तो वो एक दिन में जा रहे थे दोपहर में, और एक कोढ़ी भिखारी बैठा हुआ था कंबल ओढ़ के। उसने कहा अरे कोई ले चलो ले चलो। बाबा भारती ने उसे जगह दे दी, आगे बिठा लिया। उसने कंबल फेंका, बाबा को धक्का दिया, एड़ लगाई और लेके भागने लगा। वो डाकू खड़क सिंह था। तो बाबा ने भागते हुए कहा इस बात की किसी से चर्चा मत करना खड़क सिंह, वरना लोग असहायों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। तो इसका नुकसान ये है। मेरे को क्या नुकसान हुआ? आंदोलन से पहले मैं 1-2 लाख रुपए लेता था कविता पढ़ने के, 5 लाख लेता था। अब तो 4 गुना 5 गुना लेता हूँ। आंदोलन से पहले वो 12वीं पास करके एक डिप्लोमा करके अपनी क्या कहते हैं अलग अलग चैनल्स में नौकरी बदलते थे कि आज इसमें कर लूँ, आज जी में कर लूँ, आज ये कर लूँ। आज की डेट में हज़ारों करोड़ का एम्पायर हो गया है, बड़ा नाम हो गया है। आंदोलन से पहले वो घूमते थे सामान्य एल्टो में, हमसे लेने आते थे, पैसे दे दे यार पर्चा छपवाना है, अपना पन्ना। आज तो बहुत बड़े हो गए। उनका कोई नुकसान थोड़ी हुआ, मेरा कोई नुकसान थोड़ी हुआ ज़्यादा, निजी के अलावा। नुकसान हुआ उस बच्चे का जो सिवान से आया था, ये सोच के पढ़ रहा था, एलएलबी कर रहा था कि यार ये लोग देश बदलने आओ, मैं कूदता हूँ। नुकसान हुआ उस आदमी का, उसने नौकरी छोड़ी। वो बच्चे अभी भी मिलते हैं, वो लड़कियां अभी भी मिलती हैं, वो महिलाएं अभी भी मिलती हैं, वो अपना जीवन संभाल रही है। वो नुकसान हुआ उस उम्मीद का कि इस देश में कुछ हो सकता है, कुछ किया जा सकता है, इसका नुकसान हुआ। तो उम्मीद का नुकसान बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति का नुकसान, काल के चक्र में कौन याद रखेगा कि कुमार विश्वास के सर्वाधिक निजी मित्र ने, जो भाइयों से ज्यादा था, उसने पीठ में चुरा घोंपा? कौन याद रखेगा? काल के दौर में ये याद रखेंगे यार कुछ लड़के आए थे, वो देश को करप्शन पॉलिटिक्स दे रहे थे, उनके साथ पूरा देश खड़ा हो गया था, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, अरे सब निकम्मे निकले। एक कवि बन गया, दोबारा राम वाम पे बोलने लगा, एक जो है मुख्यमंत्री बन गया, एक ये बन गया। बस ये याद रखेंगे, ये नुकसान बड़ा है। मुझे इसका दुख होता है, अपना कोई दुख नहीं होता। इस पॉडकास्ट को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, एक सियासत, खत्म करो इसको। एक नहीं आ रहा हूँ मैं, एक रामकथा और एक आगे हम जाएंगे मोटिवेशंस पे। लेकिन ये चर्चा खत्म करते करते भी मुझसे कई लोगों ने कहा जो बात अभी आपने कही कि हमने कुमार विश्वास को देखा था, कुमार विश्वास की बातें सुनकर इसलिए हम छोड़कर आ गए थे। कुमार जी ने जब सियासत छोड़ा तो एक बार तो उन्हें भी चर्चा कर लेनी चाहिए थी कि कई सारे आपके पीछे भी सिर्फ आपके नाम पर थे। नहीं, देखिए क्या है ना, जनता को भी सोचना पड़ेगा कि वो सियासत किस तरह की चाहती है। जनता से सियासत का प्रमाणीकरण करने के लिए तो मैं गया था अमेठी, मुझे भेजा गया था, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, मुझे झोंका गया था। उसमें ये प्लान था कि अगर मर गया तो कंटक निपटा, और जीत गया तो हम लोग जाइंट किलर्स हैं। हम शीला को राय थे, राहुल को राय थे, दोनों में उनकी सफलता थी। मैं समझा नहीं, मैं मैत्री में चला गया कि चलो यार भेज रहे चले। तो मुझे तो लोगों ने वोट नहीं दी। लोग मुझसे कहते हैं अमेठी क्यों नहीं आए? भाई साहब आपने मुझे नहीं दी वोट, आपने तो मुझे चौथे नंबर पर रखा। बसपा का डमी कैंडिडेट था, वो भी 3rd नंबर पर रहा। आपने जिनको वोट दी उनसे राजनीति कराई है ना। और मेरे समझाने में और समझने में कोई कमी नहीं थी। मैं तो 6 महीने वहीं था, गांव गांव में था, एक एक व्यक्ति से मिल रहा था। जब सियासत आप इन बातों पे करोगे कि जाति किसकी है, पार्टी किसकी है, धर्म किसका है, और आशा मुझसे करोगे, आशा आपसे करोगे। हमारा फेसबुक का मैसेज बॉक्स भरा रहता है, इस पर बोलिए साहब, इस पर बोलिए साहब, इस पर बोलिए। भाई साहब किस पर बोलिए? इसके लिए आपने लोग चुने हैं। भाई साहब उनको लुटियंस में आपने मकान दिए हैं। भाई साहब आपने उन्हें वोट दिए हैं। आस्क देम टू, बोलिए उनसे, बोलिए महुआ से के बोले, बोलिए स्मृति से के बोले। तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने। नहीं, वो ठीक है, कई सारे लोग कोई बात नहीं, वो ट्विटर पर डाल रहे दोनों लोगों को कि खामोशी है। हाँ ठीक है, आज उन्होंने फिर भी कुछ लिखा, वो मतलब नाम निकल गया, लेकिन व्यक्ति मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूं उनसे रवान पकड़ के क्यों नहीं बोलते आप? आपको मिलते होंगे फ्लाइट में, आपको मिलते होंगे चौराहे पे, तो आप बोलना शुरू करिए, कहना शुरू करिए। मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जनता को अब भी मुझसे आशा दिखती है कि कुमार विश्वास बोलेंगे, रेलवे भर्ती पे बोलेंगे, इस पे बोलेंगे, इस पे बोलो भाई साहब, इस पे बोलो भाई साहब।
बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर बोलो भाई साहब। ठीक है भाई साहब, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलना भी चाहिए, मेरा काम भी है, कवि हूँ। मैं खामोश हो जाऊंगा तो कौन बोलेगा? आप पत्रकार हैं, आप चुप हो जाएंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन इसके लिए आपने लोग रखे हैं ना, उनसे आशा लगाइए। जब आप टीआरपी देते हैं घटिया पत्रकार को, जो वैमनस्य फैलाता है, जो झूठी खबरें करता है, जो समाज को बांटने के लिए खबरें करता है, जो रिश्वत लेता देता देखा जाता है, जब आप ऐसे लोगों को टीआरपी देते हैं, जब आपको भाषा बदलने वाले पत्रकारों को टीआरपी देते हैं, जो अभी इसकी सरकार होती है तो इसको इसकी गा रहे होते हैं, इसकी सरकार होती है इसकी गा रहे होते हैं, नेता के हड़का देने पे लाइव शो में घिघियाने वाले पत्रकारों को टीआरपी देते हैं, तो मैं अच्छा शो क्यों बनाऊंगा आपके लिए? मैं क्यों करूंगा? मैं तो कुछ और कर लूंगा, मैं खेती कर लूंगा केवी कुटीर पे, मैं हल चला लूंगा, प्रसन्न रहूंगा, राम जी का नाम लूंगा, मैं आपको क्यों करूंगा? तो ये एक बात मन में आती है लोगों के। इसलिए नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं हुआ, नुकसान 150 करोड़ लोगों की परिवर्तन की उम्मीद का हुआ है। मैं उसी उम्मीद के मरने का मातम करता हूँ। जब भी मेरे मुंह से कुछ निकलता है, अब तो कम निकलता है, पहले बहुत निकलता था, लोग कहते थे क्यों कहते हो, तो मैं उनको यही सुनाता था कि बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ये लगता है कि कैसी एनर्जी आई थी, कैसी स्फूर्त। मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अभी मैं आपके आया तो बच्चे बड़े प्रसन्न हुए सब कि मैं आया हूँ। आपके यहाँ हीरो हीरोइंस भी आते हैं, क्रिकेटर्स भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं। मैं तो एक सामान्य कवि हूँ। जब आंदोलन का दूसरा चरण था, रामलीला मैदान वाला, तो वो 28 तारीख को समाप्त हो गया। तो 30 तारीख को मैं पूरा टैन हो गया था, जो कि धूप में खड़े रहते, उमस थी, ह्यूमिड था। आप लोग तक कवर करते होंगे शायद तब, या नहीं हो करते होंगे। तो मैं एक चैनल में गया एक इंटरव्यू के लिए, तो बहुत काला चेहरा हो रहा था। तो जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर थी वो बोली कि भैया आप थोड़ा टचअप करा लो। मैंने कहा बेटा ऐसे ही चलते। बोले नहीं भैया थोड़ा ब्लर करेगा, आप टचअप करा लो। तो मैंने कहा चलो। तो मैं उस मेकअप रूम में गया, वहाँ कुछ एंकर मेकअप करा रही थी। तो जो टचअप करने वाली लड़की थी वो देख के रोने लगी मुझे बहुत ज़ोर से। मैंने उसको कहा अरे क्या हुआ? तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं आपको छू लूँ क्या? तो मैंने कहा हाँ। मैंने उसे गले लगाया। तो मुझसे बोली कि हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं देखा था, आपको देख लिया। आप यहाँ से चले थे और आप 2 कौड़ी के दारू चोर के रूप में आप जेल में पड़े हुए हैं। लोग आपको गालियाँ बक रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं। आप एक चोट्टेपने में गए और बाहर निकल के कप लेके ऐसे दिखा रहे हैं नेल्सन मंडेला द्वितीय निकल के आए हो आप। कभी आईना देखते होंगे चेहरे में? कभी देखते होंगे? आपको शर्म लिहाज आती है कि नहीं आती? क्या हो जाता? कहाँ मर जाते? 2 रोटी तो मिल ही रही थी, मिलती, नाम तो इज्जत से होता। क्या कमा लोगे? किसके लिए कमा लोगे? ये गुस्सा तब भी था, ये गुस्सा अब भी है। उनके प्रति ज्यादा है चूंकि इसमें इन्वॉल्व थे। दूसरों के प्रति भी है, उनके प्रति थोड़ा कम रहता है कि चलो बोल देते हैं, लेकिन इनके प्रति ज्यादा रहता है कि यार ये बहुत गलत किया है, तो बहुत ही हत्यारा काम है। उम्मीद नहीं, पहला थप्पड़ अपने लड़के पड़ता है। पहला थप्पड़ अपने लड़के में चाहे, उम्मीद नहीं मारनी चाहिए, उम्मीद नहीं मारनी चाहिए। इससे क्या हो गया है कि अब लोग हिम्मत नहीं करते हैं बाहर निकलने की। कितनी दरिंदगी से उस बच्ची के साथ बंगाल में किया गया, उस डॉक्टर के साथ। सड़कें जाम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बैठी रही वो लड़कियां, वो रेसलर्स। न्याय हो रहा था उनका, न्यायालय में होता रहता। बट उनका जिस तरह से चीरहरण किया गया, जिस तरह से उनकी मानहानि की गई, जो गंदी बातें लिखी गई, अभी जो लिखी जा रही हैं, ये जो समाज में एक थॉट प्रोसेस आया कुछ नहीं हो सकता, इसके खिलाफ एक आंदोलन था कि कुछ हो सकता है, कर सकते हैं, डरा सकते हैं कपिल सिब्बल को, डरा सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, डरा सकते हैं सलमान खुर्शीद को। सलमान खुर्शीद ने कहा आके दिखाएं फर्रुखाबाद। हमने कहा आ रहे हैं फर्रुखाबाद। मैं गया और बोलता रहा रात शाम को 6 बजे माइक से, अभी भी हूं यहीं, क्या करना है बताओ। और केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा कुछ मत करना, पत्थर भी ना फिक जाए वरना और बवाल हो जाएगा। ये जो था कि परसों करेंगे हम एक बड़े नेता के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हवा खराब हो जाती थी। 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स के पत्रकारों के सहारे ट्रॉलिंग आनी शुरू है, अरे भाई साहब मेरा नहीं, मेरा तो नहीं है, भाई साहब मेरा तो नहीं है। ये जो भय था एक सिविल सोसाइटी का, ये तो भय था एक तेजस्वी युवा चेतना का, उस भय को आपने निर्मूल कर दिया और कहा कि सब चोर हैं यार, सब चोटने वाले, ऐसे आगे चलो। मैंने दिल्ली मेट्रो के नीचे, हम पढ़ते थे, कई सारे बुजुर्गों को हाथों में पैम्पलेट लेकर आप लोग के लिए वॉलंटियरिंग करते हुए पूरे देखा। देश से आते और थे। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ये पैसे वाली भीड़ नहीं, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में पैम्पलेट लेके वोट फॉर आम आदमी पार्टी। देखिए मैं राजनीति पे चर्चा करना नहीं चाहता था, कर भी नहीं रहा हूँ। आपका पहला पॉडकास्ट है, मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं दोनों चुनावों में कैंपेन कमेटी को चलाता था, दोनों चुनावों में साधन देखता था। इस देश की जनता का विश्वास और भरोसा पाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक सरकार पार्टी, एक पार्टी सरकार में थी, एक पार्टी केंद्र की सरकार में थी,
दोनों ने पानी की तरह पैसा का बहाया और दोनों ही चुनाव में उनको मात दिया, सिर्फ सत्य की आभा के नाम पर। रोड शो नाम का शब्द पहली बार इस देश में ढंग से चला। रोड शो हो रहा है कुमार विश्वास का, जनता देख रही है, हाथ हिला रही है, अपना अंदर झाड़ू पड़ी हुई है, बाहर निकाल के औरत झाड़ू लहरा रही है, बुढ़िया आदमी औरत झाड़ू। इस विश्वास की हत्या अगर आप करेंगे तो कितनी बद्दुआएं आपको लगेंगी, आपको पता ही नहीं। आप मजे में हैं, इसी लुटियंस में लोग बाग अप्रासंगिक होकर पड़े हुए हैं। आदमी मिलने नहीं जा रहा है कि पता ना चल जाए कि मैं गया था उनके यहाँ, और आप तो कहीं नहीं है खलीफा, आप तो अभी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। ये दुख है। चलिए, आगे चलिए, बढ़ने से आगे पहले चलते हैं। एक आखिरी चीज, कहते हैं कवि का जो हृदय होता है बड़ा मोहब्बत वाला होता है। राहुल जी भी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, और कवि तो वैसे भी आप प्रेम के कवि हैं। कभी आता नहीं दिल में कि चलो अब माफ कर देते हैं, क्योंकि नहीं, माफी आपकी है। आपकी बातें सुनकर मुझे अभी भी हृदय में पीड़ा आती है, और मैं हर बार आपको सुनता हूं, आपके हर इंटरव्यूज को सुनता हूं मैं, और मुझे लगता है क्या कुमार विश्वास के दिल से वो जो एक गुस्सा, नाराजगी, कठोरपन आया वो चला गया। फिर मुझे अभी भी एहसास हो रहा है कि नहीं, अभी भी शिकायत है। तो ये आपको लगता नहीं कि इतना कुछ हो गया, काफी कुछ उन्होंने झेला, जो क्या उम्मीद से होता आए थे, है, क्या अब वो होता सब है, चली गई। क्या होता है, रिमाइंडर्स आते रहते हैं। हम्म। एक बच्ची आईएएस बनने के लिए आई और आपने ऐसी बिजली व्यवस्था की है कि वो लटकी रह गई। वो छवि आती है। तो मेरी बेटियां हैं दो, है ना, मेरे भाइयों की बेटियां हैं जो मुझे बहुत, मैं उनका फेवरेट चाचा हूँ, मैं फेवरेट मामा हूँ, क्योंकि थोड़ा यूथफुल मामला है। तो मैं उनकी छवियां देखने लगता हूँ, फिर मैं कैसे माफ करूँ। नीचे पानी भर गया, वो जो बच्चे गए होंगे उन्होंने क्या बद्दुआएं दी होंगी। तो रिमाइंडर्स आते रहते हैं। ऐसा नहीं देश भर में और जगह नहीं पानी भर रहा है, ऐसा नहीं देश भर में और जगह नहीं हो रहा है। तो आप ये कहें साहब आप राजस्थान पे क्यों नहीं बोलते, आप इस पे क्यों नहीं बोलते, जनरली लोग बोलते हैं, उन पर भी बोलने का मन करता है। लेकिन वही वाली बात कि ये तो अपने हाथ से किया, तो हो सकता था, ये तो दिख रहा था। भाई वर्ल्ड कप फाइनल में हारने के बाद हम कितने दुखी थे। अभी भी अभी भी जीत गए, फिर भी वो वाला अंदर है, से अंदर ओडीआई वाला रह गया वो है वाला रह कि गया ओडीआई यार। वाला जीतना चाहिए क्योंकि था। क्या था ना, वो जीत सकते थे। हम यहाँ तक आए थे 10 मैच लगातार जीते हुए। हमने हर ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को तोड़ा था, हमने हर साउथ अफ्रीका को आईना दिखाया था, हमने हर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। हम निकले थे घर से एक गाड़ी में बैठ के, तो पूरा देश कांपता था कि अब ये बोलेंगे किसी के बारे में, अब ये बोल देंगे, इसका पेपर खोल देंगे। ये किससे नहीं डरते भाई, ये तो सीधे बोलते हैं माइक से, मौन मोहन, ये तो ऐसी भाषा बोलते हैं। अब वो हो गई कि साहब, अब बहुत बड़े वकील हैं वो सब लोग, जिनके जिनके सामने लोकपाल की ड्राफ्टिंग कमेटी में हम उनकी बदतमीजियां देखते थे। केंद्रीय मंत्री अहंकार में हमसे कहता था, अरे छोड़ो यार, कुछ शायरी वायरी सुनाओ, बन जाएगा लोकपाल, ऐसे बोलता था। वो आपका वकील है और आप उनके घर हे। भगवान है मेरे। कहां जाएंगे आप भाई। ईश्वर कभी रात को तुम्हें आता है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है यार। तो ये एक गुस्सा, आप इसे मानिए, ये मलाल है, गुस्सा नहीं है। गुस्सा तो निबट गया, गुस्सा किस बात का है। और मैं कौन न्याय करने वाला हूं, भगवान न्याय करे, हो सके मैं ही गलत हूं, वो सही हो बेचारे। वो तो यही कहता था ना कि भाई राजनीति शुरू हो गई है, आंदोलन खत्म हो गया, ये आदमी आंदोलन से नहीं निकल रहा। उनका कहना यह था, यार ये आदमी आंदोलन से नहीं निकलता, ये राजनीति में आना ही नहीं चाहता, हम खींच के इसको राजनीति में ला रहे हैं। सो हो सकता है वो सही हो। तो पॉलिटिक्स का पूर्ण विराम हो गया सर अभी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बच्चों की कसम खाऊं फिर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ क्या बोलना, मतलब समय कब क्या आपके सामने मौका दिखाए। भगवान न करे देश ऐसी स्थिति में आ जाए कि मुझे झंडा लेके बाहर निकलना पड़े, भगवान न करे कुछ हो जाए। मैं कोई बहुत उम्मीद में नहीं हूं, मैं किससे मिलता नहीं हूं, मेरा कोई ऑफर नहीं है, मैंने किसी से कहा नहीं है, मैंने किसी से मांगा नहीं है। तो ये कैसे अखबार वाले छाप देते कि मेरठ साहब चुनाव लड़ने वाले थे? चर्चाएं चलती हैं, विशेष रूप से दलों में चलती हैं, समाजवादी में भी चलती हैं, कांग्रेस में भी चलती हैं, भाजपा में इसलिए चलती हैं क्योंकि सेंटर टू राइट आदमी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, सनातन धर्म पर बोलता हूँ, हिंदुत्व पे बोलता हूँ, तो इसलिए उनको लगता है ज़्यादा है। और परिवार में भी चूंकि उसका संस्कार है पिताजी का, तो इसलिए ज़्यादा चलती हैं। और ये अच्छी बात है, अगर कोई भी दल ये सोचता है कि ये व्यक्ति हमारे काम आ सकता है, हमारी बात को ज़्यादा ठीक से प्रतिध्वनित कर सकता है, तो ये उस दल का अधिकार है। और अगर वो दल आपसे संपर्क करता है, उसके कुछ लोग आपसे ऑफर करते हैं, तो उन बातों को कभी भी किसी पॉडकास्ट में तो मैं बोलूंगा नहीं। ये तो सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के विपरीत है। उनके प्रति बहुत आभार कि वो ऐसी बातें सोचते हैं और वो ऐसी बातें चाहते हैं, लेकिन अभी कोई कंक्रीट बात है नहीं। मैं तो बस धर्म का अगला सवाल मेरा है, जी हाँ, लेकिन ये बेहतर है विषय। समराइज करने से पहले एक कवियर अंदाज में किसी ने मुझसे कहा था कुमार जी से पूछेगा कि उनको मन नहीं करता कि संसद की कैंटीन में वो भी रायता पिए। नहीं, संसद की कैंटीन में रायता बिना नहीं, संसद में बोलने का मन तो करता है, इसमें क्या खराब बात है। किसी ने मुझे कहा कि वो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था कि यार पार्लियामेंट तो जगह, निश्चित रूप से पार्लियामेंट एक बड़ा तेजस्वी जगह, स्पंदित जगह है, 150 करोड़ लोगों की लोक चेतना का प्राण तत्व है वहां से बोलना। और अगर मैं पार्लियामेंट नहीं गया, नहीं जा पाया, तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसमें इस व्यवस्था का अपराध है भाई साहब। क्योंकि जैसे वहां बैठे हैं
और जैसे वहाँ हू कर रहे हैं और हाँ हाँ कर रहे हैं, उनमें अगर एक मैं जाता तो कुछ तो ठीक करता, कुछ तो बोलता। नहीं बोल पा रहा हूँ, या जब भी बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा। मुझे पता है कि मैं जिस दिन जाऊंगा, कभी भी जाना हुआ या नहीं भी जाना हुआ, हम्म। या इस जनता के पार्लियामेंट में भी जो बोल रहा हूँ, वो भी मैं प्राण से बोल रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ। ये तो बिल्कुल सही सवाल है जिनका भी सवाल है। जैसे मेरा मन करता है कि मैं किसी दिन जो इंग्लैंड की रानी है, उसके महल में अपने अपने राम सुनाऊं। क्या बात है। मैंने ओपरा में जब अपने अपने राम किया बॉम्बे में, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने माइक से 4 बार ये बात कही कि ये अंग्रेजों ने आभिजात्य बनाया था कि यहाँ कोई देसी नहीं घुसेगा। ये छोटा सा महल बनाया था अपने ओपरा करने के लिए, और मैं यहाँ राम का नाम ले रहा हूँ और इतने सारे आप लोग बैठे हैं। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरा बड़ा मन है कि मैं राम मंदिर परिसर में बैठ के एक दिन भगवान को सुनाऊं। मेरा बड़ा मन था कि मैं हर की पैड़ी पे सुनाऊं। मैं गया हर की पैड़ी, 3 दिन सुनाया। मैं क्या अद्भुत माता गंगा ने सुना। उसी के अगले दिन मैं स्नान करके आया था, आपका टेंट लगा हुआ था क्या तब। अद्भुत आनंद आया, अंदर से क्या उतरा। मेरा बड़ा मन था कि मैं त्रिवेणी घाट पे जाऊं। मैं त्रिवेणी घाट गया, बोल के आया। ऐसे मेरा बड़ा मन है कि मैं माता सीता के द्वार पर सुना के आऊं, वहां जाके जनकपुर जाके माँ की कहानी माँ के एंगल से सुनाऊं। मेरा बड़ा मन है, इसमें क्या खराब बात है। तो मेरा बड़ा मन था और बड़ा मन है, या मुझे ठीक लगेगा, इसमें क्या खराब बात है। इसमें मुझे इसमें भी क्रांति नजर आती है।